Assalamu alaikum and welcome to Hillative. I am your instructor Hilalur Rahman and you are watching Hillative. अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे नए लेक्चर जो है वो आप लोगों को बर वक्त मिल सके। आज जो हमारा टॉपिक है नर्सिंग रिसर्च का वो है रिसर्च मेथडोलॉजी और आज के टॉपिक में हम उस मेथड्स के बारे में बात करेंगे जो रिसर्च में इम्पोर्टेंट होते हैं। तो टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने फर्स्ट स्लाइड पे और बात करते हैं representativeness की। मीन्स के a sample that is perfectly representative of the population allows you to generalize your finding to the population। अगर एक सैंपल बिल्कुल पॉपुलेशन की तरह हो तो जो भी नतीजा यानी कि फाइंडिंग आप सैंपल के ऊपर लगाते हैं वो पूरी पॉपुलेशन पर लागू हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक शहर के तमाम लोगों की सोशल बिहेवियर को समझना चाहते हैं और अपने हर उम्र के लोगों, मर्दों और औरतों का बराबर हिस्सा लेना चाहते हैं तो आपके फाइंडिंग उन तमाम लोगों पर लागू हो सकती है जो सैंपल में शामिल नहीं थे। अब बात करते हैं सैम्पलिंग की कि सैम्पलिंग हमारे पास बेसिकली होती क्या है। द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग अ सबसेट ऑफ पार्टिसिपेंट फ्रॉम अ लार्ज ग्रुप, यानी कि सैम्पलिंग का मतलब है एक बड़े ग्रुप यानी कि एक बड़े पॉपुलेशन में से कुछ लोगों का इंतखाब करना, कुछ लोगों को सेलेक्ट करना जो इस ग्रुप की मिसाल के तौर पर समझे जा सके। मीन के अगर एक ग्रुप है वो उसमें पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है तो उस पॉपुलेशन का एक हिस्सा जो है वहाँ से लेना। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक यूनिवर्सिटी में 500 स्टूडेंट है और आप 50 स्टूडेंट का इंतखाब करते हैं तो उनका सर्वे लेने के लिए ये सैम्पलिंग जो है वो कहलाता है। और फिर जब हम सैम्पलिंग करते हैं तो सैम्पलिंग के हमारे पास दो डिफरेंट अप्रोचेस जो है वो है, एक हमारे पास प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और दूसरा हमारे पास है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे कि ये बेसिकली प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हमारे पास होती क्या है। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इन विच वी सेलेक्ट पार्टिसिपेंट और एनी अदर यूनिट ऑफ इंटरेस्ट ऑन अ स्टैटिस्टिकल रैंडम बेसिस, यानी इसमें पार्टिसिपेंट को हम मुकम्मल तौर पर रैंडम यानी कि बग़ैर किसी चाहत या बग़ैर किसी बायसनेस या रिसर्चर के इंटरेस्ट के बग़ैर ऐसा तरीका अपनाएंगे जिससे हम उसको चुने, उसको सेलेक्ट करें जिसमें किसी तरह से बायसनेस जो है वो रिसर्च का शामिल ना हो, रिसर्चर की फेवरेटिज़म, नेपोटिज़म या उसका पर्सनल इंटरेस्ट जो है वो इसमें शामिल ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक क्लास के स्टूडेंट की लिस्ट बनाते हैं और हर स्टूडेंट का नाम चिट में डालकर रैंडम निकालते हैं तो ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहलाती है। और ये जो सैम्पलिंग है ये मोस्टली हमारे पास क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर जो है वो इस्तेमाल होती है। अब बात करते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की। तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हमारे पास मीन पार्टिसिपेंट इज़ नॉट मेड ऑन अ स्टैटिस्टिकली रैंडम बेसिस, यानी कि इस तरीके में पार्टिसिपेंट किसी ख़ास क्राइटेरिया या आसान अवेलेबिलिटी के मुताबिक सेलेक्ट किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप सिर्फ अपने दोस्तों या आसपास के लोगों का सर्वे करें तो ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है और ये ज़्यादातर हमारे पास क्वालिटेटिव रिसर्च में इस्तेमाल होती है। तो ये थी दो टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। अब इसकी मज़ीद जो डिवाइड हुई है उसकी बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हमारे पास क्या होती है। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की पहली टाइप जो है वो हमारे पास है सैम्पल रैंडम सैम्पलिंग, यानी कि मीन्स सेलेक्टिंग पार्टिसिपेंट्स इन अ कम्प्लीटली रैंडम फैशन वेयर ईच पार्टिसिपेंट हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड, नॉट यूज फॉर रिमूव बायस ऑफ सेलेक्शन प्रोसेस, यानी कि इसमें हर पार्टिसिपेंट के पास बराबर चांस होता है सेलेक्ट होने का। मीन के जितने भी हमारे पॉपुलेशन के लोग होते हैं उन सब के पास बराबर इक्वली चांस होता है हमारी स्टडी में आने का। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक क्लास में 100 स्टूडेंट है और कंप्यूटर रैंडमली 20 स्टूडेंट को सेलेक्ट करे तो ये सैम्पलिंग हमारे पास रैंडम सैम्पलिंग होती है और ये बायसनेस ख़त्म करने का तरीका है और इस रैंडम में हमारे पास जो है वो बायसनेस जो है वो नहीं होती। नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं तो नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग इन विच वी सेलेक्ट पार्टिसिपेंट रैंडमली बट फ्रॉम विद इन सर्टन प्री डिफाइंड सब ग्रुप्स स्ट्रेटा डेट शेयर अ कॉमन ट्रेट, यानी स्ट्रेटिफाइड वर्ड स्ट्रेटा से निकला है और स्ट्रेटा का मतलब है सब ग्रुप्स, यानी कि मीन्स के सब ग्रुप के जो पार्ट्स होते हैं उसको कहा जाता है। तो इसमें पॉपुलेशन को छोटी सब ग्रुप्स यानी स्ट्रेटा में डिवाइड करके हर ग्रुप से रैंडम पार्टिसिपेंट जो है वो चुने जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक कंपनी में मर्द और औरतें हैं और आप उनका सर्वे करते हैं तो आप दोनों जेंडर का अलग अलग रेशो रख कर रैंडम पार्टिसिपेंट्स जो है वो चुन सकते हैं। और ये उस वक्त यूज़ होता है जब पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस यानी मुख्तलिफ ग्रुप्स का मिक्सचर
हो, तब ये हमारे पास स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग जो है वो यूज़ होती है। यानी कि इसमें हम अपनी पॉपुलेशन को 2 ग्रुपों में जॉइन करते हैं और उसके बाद उसकी सिलेक्शन करते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यानी कि क्लस्टर सैम्पलिंग की। अब बात करते हैं कि क्लस्टर सैम्पलिंग का प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग प्रोसीजर दैट इन्वॉल्व रैंडमली सेलेक्टिंग क्लस्टर of elements from a population and subsequently selecting every element for every selected cluster for inclusion in the sample। यानी कि क्लस्टर सैम्पलिंग में हम पॉपुलेशन को ग्रुप्स में, क्लस्टर्स बोलते हैं वंचे को या ग्रुप्स को, कि इसमें हम पॉपुलेशन को ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं और कुछ क्लस्टर या ग्रुप्स जो है उनको रेंडमली सेलेक्ट करके उनमें से सब लोग सैंपल में शामिल होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक सिटी के अलग अलग क्लस्टर यानी कि स्ट्रीट्स या मोहल्ले में सर्वे करने के लिए जाएं और आप रेंडमली 3 मोहल्ले उसमें सेलेक्ट करते हैं और उनमें सब लोगों का सर्वे करते हैं तो ये हमारे पास जो है वो क्लस्टर सैम्पलिंग कहलाई जाएगी। मीन्स आप सिंपल क्लस्टर बोलते, क्लस्टर के मीन्स ग्रुप्स होते हैं कि हम अपने पॉपुलेशन को मुख्तलिफ ग्रुपों के अंदर जो है वो डिवाइड करते हैं और फिर उनमें से सब लोग जो है वो हमारे उनमें से कुछ लोगों को फिर हम अपने सैंपल में शामिल करते हैं। नॉट यूज ऑफन फॉर प्रैक्टिकल एंड इकोनॉमिकल ऑप्शन इफ पॉपुलेशन इज़ होमोजीनियस। यानी ये तब ज़्यादा प्रैक्टिकल और इकोनॉमिकल होता है जब पॉपुलेशन हमारे पास होमोजीनियस हो। होमोजीनियस का मतलब है कि वहाँ पे एक तरह के लोग जो है वो रहते हो। अब नेक्स्ट बात करते हैं सिस्टेमिक सैम्पलिंग की। सिस्टेमिक सैम्पलिंग मीन द फर्स्ट एलिमेंट सेलेक्टेड और रैंडमली फ्रॉम अ लिस्ट और सिक्वेंशियल फाइल्स एंड देन एवरी एलिमेंट इज सेलेक्टेड। यानी कि सिस्टेमिक एलिमेंट हमारे पास वो पहला एलिमेंट होता है जो रैंडमली चुना जाता है और फिर हर एलिमेंट को उसके बाद जो है वो सेलेक्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक लिस्ट में से पहला नाम रैंडमली चुने और फिर हर तीसरा नाम सैंपल में शामिल करें तो ये हमारे पास सिस्टेमिक सैम्पलिंग जो है वो कहलाई जाएगी। तो ये थी हमारे पास कुछ प्रोबेबिलिटी टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की। तो अब बात करते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के टाइप्स की, कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के हमारे पास जो टाइप्स होते हैं वो क्या होते हैं। पहले नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की डिफिनेशन में एक दफ़ा फिर आप लोगों को दोहरा दूं कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हमारे पास वो सैम्पलिंग होती है जिसमें पार्टिसिपेंट को किसी ख़ास क्राइटेरिया या आसान अवेलेबिलिटी के मुताबिक जो है वो सेलेक्ट किया जाता है। मीन द पार्टिसिपेंट दैट और नॉट सेलेक्टेड ऑन अ स्टेटिस्टिकली रैंडम बेसिस। मीन कि उसको रैंडम बेसिस की बुनियाद पे सेलेक्ट नहीं किया जाता तो ये हमारे पास नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है। और अब टाइप्स की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहला जो टाइप्स है हमारे पास वो है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। मीन सैम्पल्स और सेलेक्टेड बेस्ड ऑन ईज ऑफ एक्सेस और कन्वीनियंस। यानी कि कन्वीनियंस सैम्पलिंग में हमारे पास वो लोग जो है वो सैंपल में शामिल होते हैं जो आसानी से हमें मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने आसपास के लोगों से सर्वे करें तो ये आपके लिए आसान है और आप आसानी से उन तक जो है रसाई हासिल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कन्वीनियंस सैम्पलिंग का एक एग्जांपल जो है वो आ जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की, परपेसिव सैम्पलिंग। परपेसिव सैम्पलिंग मीन सैंपल्स और सेलेक्टेड बेस्ड ऑन स्पेसिफिक क्राइटेरिया और कैरेक्टरिस्टिक। यानी इसमें वो लोग सेलेक्ट किए जाते हैं जो आपकी रिसर्च के लिए रेलेवेंट क्राइटेरिया को फिल करते हैं। मीन कि आपकी जो रिसर्च की क्राइटेरिया है उसमें जो है आप लोगों को शामिल करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप सिर्फ डायबिटिक पेशेंट का इंटरव्यू लेना चाहते हैं तो आप सिर्फ उन लोगों को सैंपल में शामिल करेंगे जो डायबिटीज़ के पेशेंट हो। अब नेक्स्ट बात करते हैं कोटा सैम्पलिंग की। ये जो कि थर्ड टाइप है हमारे पास नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का। दैट सैंपल्स आर सेलेक्टेड टू इंश्योर दैट द सैंपल रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन इन टर्म ऑफ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक। यानी इसमें हर ग्रुप का एक्सपेक्ट कोटा रखा जाता है जो इंश्योर करे कि सिंपल पॉपुलेशन की मिसाल हो। फॉर एग्जांपल, अगर एक स्कूल में 60% लड़के और 60% लड़कियाँ, मीन 60% बॉयज़ और 40% गर्ल्स है, तो आप अपने सैम्पलिंग में भी यही रोशो रखेंगे कि आपने 40% गर्ल्स और 60% जो है वो बॉयज़ को शामिल करना है। नेक्स्ट टाइप जो है हमारे पास वो है स्नोबॉल सैम्पलिंग। मीन स्नोबॉल सैम्पलिंग यूज व्हेन सैम्पल कैरेक्टरिस्टिक आर रेयर, स्टडी सब्जेक्ट्स रिक्रूट अदर सब्जेक्ट फ्रॉम पीपल दे नो, often used in hidden population, commercial drug users, friends tend to have similar characteristic। यानी इसमें एक पार्टिसिपेंट दूसरे पार्टिसिपेंट का रेफरेंस देता है जो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक रखते हैं। यानी कि इसमें हम उन लोगों को शामिल करते हैं
उन पॉपुलेशन उस पार्टिसिपेंट को शामिल करते हैं जो दूसरे लोगों का रेफरेंस जो है वो हमें देता है, जिसकी करेक्टरिस्टिक जो है वो सेम हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप हिडन ड्रग यूज़र का रिसर्च कर रहे हैं, एक ऐसे पार्टिसिपेंट का रिसर्च कर रहे हैं जो ड्रग तो यूज़ करता है लेकिन वो हाइडली जो है वो उसको यूज़ करता है, तो एक यूज़र आपको अपने दोस्त का पता देगा जो सिमिलर इशू फेस करते हैं और सिमिलर यूज़ करते हैं, और ये उन हिडन पॉपुलेशन के लिए ज़्यादा यूज़फुल होता है जो मुश्किल से हमें मिलते हैं। तो इसको हम स्नोबॉल सैम्पलिंग जो है वो कहा जाता है। अब बात करते हैं बायोस्टैटिस्टिक टेस्ट की, कि बेसिकली बायोस्टैटिस्टिक टेस्ट हमारे पास क्या होती है। तो बायोस्टैटिस्टिकल टेस्ट इज़ अ टाइप ऑफ एग्जामिनेशन that assesses a person's knowledge and understanding of biostatistics, which is the application of statistical principles and methods। यानी कि स्टेटिस्टिक्स टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जो आपके स्टेटिस्टिकल नॉलेज और हेल्थ रिलेटेड डेटा को एनालाइज करने की समझ को ऑब्ज़र्व करता है, और इसका मकसद ये होता है कि आप ये समझें कि आप कैसे मेडिकल डेटा के ज़रिए मीनिंगफुल कंक्लूजन जो है वो निकालते हैं। अब बात करते हैं द टेस्ट कवर अ रेंज ऑफ टॉपिक्स इंक्लूडिंग, यानी कि ये जो बायोस्टैटिस्टिक टेस्ट है ये बहुत सारे टॉपिक को जो है वो कवर करता है, जिसको हम अब एक्सप्लेन में एक एक को पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला है हमारे पास डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक, यानी कि फॉर एग्जांपल मीन, मीडियन एंड मॉड। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक का काम ये होता है कि डेटा को समझने के लिए समराइज़ किया जाए। मीन जो डेटा आपके पास होता है उसको आप समराइज़ करते हैं और डेटा को आसान तरीके से समझने में ये हमारी हेल्प जो है वो करती है। इसमें हमारे पास मीन, मीडियन और मोड जो है वो शामिल होते हैं। मीन बेसिकली बोलते हैं एवरेज को, कि अगर आपके पास डेटा में जितने भी नंबर्स हो आप उसको ऐड करके टोटल नंबर से डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप 5 पेशेंट के ब्लड प्रेशर को चेक करते हैं और उसकी वैल्यू आती है 120, 130, 140, 150 और 160, तो इसका मीन जो है वो आप इन सब नंबर को सबसे पहले ऐड करेंगे कि 120 प्लस 130 प्लस 140 प्लस 150 प्लस 160, और इसको टोटल नंबर के साथ जो है वो डिवाइड करेंगे, तो आपके पास जो एवरेज है वो आएगा 140। तो इसका मतलब है कि एवरेज ब्लड प्रेशर आपके पास 140 है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है मीडियन, यानी कि मीडियन को हम वैसे उर्दू में बीच का नंबर भी आप बोल सकते हैं, कि डेटा को छोटी से बड़ी लाइन में अरेंज करके बीच का नंबर जो है वो ढूंढा जाता है। मीन्स के उसको आर्डर लाइन में करते हैं और फिर उसमें से जो बीच का उसमें नंबर आता है उसको आई वुड से के ढूंढा जाता है, फाइंड आउट किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर रीडिंग है 120, 130, 140, 150 और 160, तो अब ये मैं उसको आर्डर लाइन में बोल रहा हूँ कि 120, 130, 140, 150 और 160। तो जो इसका मीडियम होगा वो हमारे पास 140 होगा, क्योंकि 120 और 130 सेकंड नंबर पे, 150 और 160 फोर्थ और फिफ्थ नंबर पे आ रहा है, तो बीच का जो नंबर है वो हमारे पास मीडियन जो है वो कहलाया जाएगा। और मोड सबसे ज़्यादा बार आने वाला नंबर, यानी कि आप इसको रिपीटेटिव नंबर भी बोल सकते हैं, जो सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ हो, यानी कि जो वैल्यू सबसे ज़्यादा बार आए तो वो मोड होता है। फॉर एग्जांपल, अगर रीडिंग है 120, 130, 130, 140 और 150, तो मोड होगा 130, क्योंकि 130 को मैंने 2 बार जो है वो रिपीट किया। तो अब बात करते हैं इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक की, कि इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक बेसिकली हमारे पास होता क्या है। तो इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स का काम है सिंपल मीन छोटी ग्रुप का यूज़ करके पूरे पॉपुलेशन, यानी जो बड़े ग्रुप्स हमारे पास होते हैं उसके बारे में कंक्लूजन या प्रेडिक्शन निकालना। मीन्स के छोटे ग्रुप का इस्तेमाल करके बड़े पॉपुलेशंस के बारे में प्रेडिक्शन निकालना। मीन्स जब आपके पास पूरी पॉपुलेशन का डेटा नहीं होता तो आप इन्फरेंशियल टेक्निक का यूज़ करके अंदाज़ा लगाते हैं कि ये मेथड्स आपको ये समझने में मदद करते हैं कि आपका डेटा एक बड़े पैटर्न को फॉलो कर रहा है या फिर नहीं। तो इसमें हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग और कॉन्फिडेंस इंटरवल टेस्टिंग जो है वो करते हैं। मीन्स के हाइपोथेसिस टेस्टिंग एक प्रोसेस है जो टेस्ट करता है कि आपके डेटा का सपोर्ट कहाँ है, क्या एक नई मेडिसिन, नई ट्रीटमेंट या नई टेक्निक वाकई असर कर रही है या नहीं। इसमें 2 आइडियाज़ होते हैं, एक नल हाइपोथेसिस और दूसरा अल्टरनेट हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस ये एज्यूम करता है कि कोई इफेक्ट नहीं है या कोई डिफरेंस नहीं है। इसका काम है डिफ़ॉल्ट सिचुएशन को रिप्रेजेंट करना। मीन्स कि अगर एक मेडिसिन का टेस्ट करते वक्त नल हाइपोथेसिस ये होगा कि मेडिसिन का कोई इफेक्ट नहीं है, जबकि दूसरा हमारे पास है अल्टरनेट हाइपोथेसिस। अल्टरनेट हाइपोथेसिस ये एज्यूम करता है कि कुछ असर है या कुछ डिफरेंस उसमें है। मीन्स कि जब आप फॉर एग्जांपल जब आप किसी दवा के लिए अल्टरनेट हाइपोथेसिस बनाते हैं तो आपका हाइपोथेसिस कुछ यूँ होगा कि इस मेडिसिन का जो इफेक्ट है वो पॉजिटिव है।
फॉर एग्जांपल मीन्स इमेजिन करें कि अगर एक हॉस्पिटल में डायबिटीज़ के लिए एक नई मेडिसिन का टेस्ट हो रहा है, तो उसके लिए नल हाइपोथेसिस ये होगा कि मेडिसिन का ग्लूकोज के लेवल पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, और उसका अल्टरनेट हाइपोथेसिस ये होगा कि ये जो जो मेडिसिन है इसका ये ग्लूकोज लेवल को कम करेगा। अब नेक्स्ट इसमें कॉन्फिडेंस इंटरवल दिया गया हुआ है। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल हमारे पास एक ऐसी रेंज होती है जो ये प्रेडिक्ट करती है कि असल वैल्यू किस रेंज के अंदर होने के चांसेस हैं। यानी कि कॉन्फिडेंस इंटरवल के ज़रिए आपको ये समझने का चांस मिलता है, मौका मिलता है कि आप एस्टिमेट पॉपुलेशन के लिए कितना रिलायबल है। मीन जो पॉपुलेशन का आप अंदाज़ा लगा रहे हैं तो उसके लिए ये कितना रिलायबल है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक नई मेडिसिन का ग्लूकोज लेवल पर इफेक्ट मेजर करते हैं, उसको देखते हैं और पता चलता है कि एवरेज ग्लूकोज लेवल का फ़र्क 10 mg पर डेसीलीटर है और उसका जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है वो 95% है, तो इसका मतलब ये है कि 95% चांसेस है कि असल फ़र्क 8 और 10 के बीच का होगा, 8 से 10 के बीच का होगा। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं प्रोबेबिलिटी थ्योरी की। यानी कि प्रोबेबिलिटी थ्योरी का मतलब होता है किसी चीज़ के होने के चांसेस या इम्कानात। ये एक तरह का मैथमेटिकल कंसेप्ट है जो ये बताता है कि कोई इवन होने के कितने ज़्यादा या कम चांसेस है। प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 मीन इम्पॉसिबल से 1 के दरमियान होती है, या परसेंटेज की फॉर्म में 0% से लेकर 100% तक होती है। फॉर एग्जांपल अगर कहा जाए कि एक पेशेंट को बीमारी होने के चांसेस 20% हैं, तो इसका मतलब है कि हर 100 पेशेंट में से लगभग 20 पेशेंट को वो बीमारी लग सकती है, जिसकी हमारे पास रेशो आएगी 20/100, और उसका जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आएगी वो आएगी 0.2। जिस तरह हमने कहा कि 0-1 के दरमियान होता है, तो ये हमारे पास 0.2 जो है वो आएगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं रिग्रेशन एनालिसिस की। रिग्रेशन एनालिसिस एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जो ये समझने के लिए यूज़ होती है कि एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पर क्या असर है। ये एक इक्वेशन या फार्मूला बनाता है जो दोनों वेरिएबल्स के बीच का ताल्लुक दिखाता है, मीन्स के उस दोनों के बीच के रिलेशन को दिखाता है। फॉर एग्जांपल इमेजिन करें कि अगर आप स्मोकिंग और लंग कैंसर के बीच का ताल्लुक देखना चाहते हैं, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कॉज करता है मीन स्मोकिंग और डिपेंडेंट वेरिएबल लंग कैंसर, जब आप इन दोनों के बीच रिलेशन को देखना चाहेंगे तो ये हमारे पास रिग्रेशन एनालिसिस होगा। मीन स्मोकिंग ज़्यादा होने से लंग कैंसर का रिस्क भी ज़्यादा होगा। अगर डेटा दिखाता है कि एक सिगरेट रोज़ाना लंग कैंसर का रिस्क 5% बढ़ाता है, तो रिग्रेशन एनालिसिस का रिजल्ट होगा रिस्क ऑफ लंग कैंसर इज इक्वल टू 5% मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ सिगरेट। अब नेक्स्ट बात करते हैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस या बायोमेडिकल डेटा। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ बायोमेडिकल डेटा मीन जिसमें क्लिनिकल ट्रायल्स और एपिडेमियोलॉजी आती है। मीन बायोमेडिकल डेटा एनालिसिस का काम है मेडिकल या हेल्थ रिलेटेड डेटा को एनालाइज करना और उसे कंक्लूजन निकालना। मीन जब आप डेटा को एनालाइज करते हैं फिर उससे आप कंक्लूजन निकालेंगे और इसका यूज़ क्लिनिकल ट्रायल्स, पॉपुलेशन सर्वेज और एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ में होता है। फॉर एग्जांपल अगर एक नई मेडिसिन का ट्रायल हो रहा है तो सबसे पहले डेटा को कलेक्ट करते हैं, कितने पेशेंट उससे रिकवर हुए हैं ये देखते हैं। फिर स्टैटिस्टिकल टेस्ट लगाते हैं, टी टेस्ट या फिर काई स्क्वायर टेस्ट, और उसके बाद उसको एनालाइज करते हैं कि जो मेडिसिन जो थी वो इफ़ेक्टिव है थी या फिर नहीं। फॉर एग्जांपल एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से इसको समझते हैं कि एक रिसर्च स्टडी करती है कि डायबिटीज़ पेशेंट पर एक नई इंसुलिन थेरेपी का क्या इफेक्ट है। बायोमेडिकल डेटा एनालिसिस ये चेक करेगा कि थेरेपी से ब्लड शुगर कंट्रोल होता है या नहीं, और थेरेपी के साइड इफेक्ट जो है वो क्या हैं। वेरियस पर्पसेस सच एज कि इन टेस्ट को जो मुख्तलिफ टेस्ट को जब हम यूज़ करते हैं इनका हमारे पास मकसद क्या होता है। तो बायोस्टैटिस्टिक टेस्ट का मकसद ये होता है कि एक इंडिविजुअल यानी कि स्टूडेंट, रिसर्चर या प्रोफेशनल की स्टैटिस्टिकल अंडरस्टैंडिंग को चेक किया जाए, ख़ास तौर पर मेडिकल और हेल्थ के कॉन्टेक्स्ट में। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एवॉल्वेटिंग स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स इन एन एकेडमिक सेटिंग, यानी कि मेडिकल या नर्सिंग स्टूडेंट को नॉलेज चेक करने के लिए ये टेस्ट होता है। इसमें पूछा जाता है कि मीन, मीडियन, मोड कैसे कैलकुलेट करते हैं, हाइपोथेसिस टेस्ट कैसे करते हैं, और इस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। दूसरा है असेसिंग रिसर्चर्स और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स नॉलेज ऑफ बायोस्टैटिस्टिक इन रिसर्च ऑफ क्लिनिकल सेटिंग, यानी कि रिसर्चर्स के लिए ये टेस्ट उनके प्रैक्टिकल नॉलेज को एक्सेस करता है। ये टेस्ट ये देखने के लिए होता है कि एक रिसर्चर स्टैटिस्टिकल टूल्स का यूज़ करके मेडिकल प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकता है या फिर नहीं। फॉर एग्जांपल अगर एक रिसर्च को बोला जाए कि ची स्क्वायर टेस्ट को यूज़ करके डायबिटीज़ और ओबेसिटी के दरमियान ताल्लुक को एनालाइज करे, तो फिर ये देखा जाएगा कि क्या वो इसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है या फिर नहीं।
और थर्ड है हमारे पास सर्टिफाई एन इंडिविजुअल एक्सपर्टीज़ इन बायोस्टैटिस्टिक, यानी कि ये सर्टिफाई करता है कि एक इंडिविजुअल को बायोस्टैटिस्टिक के टूल्स और टेक्निक का इस्तेमाल आता है, और ये सर्टिफिकेट मेडिकल रिसर्च या हेल्थ केयर जॉब्स के लिए ज़रूरी होता है। तो अब बात करते हैं अब टाइप्स ऑफ स्टेटिस्टिकल टेस्ट। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है टी टेस्ट। कंपेयर द मीन्स ऑफ टू ग्रुप टू डिटरमाइन इफ़ देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन देम, यानी कि ये टेस्ट दो ग्रुप्स के एवरेज यानी कि मीन्स का कंपैरिजन करता है और ये बताता है कि क्या दोनों ग्रुप के दरमियान जो फ़र्क है वो सिग्निफिकेंट है या फिर नहीं है, मीन्स कि वो क्या इंपॉर्टेंट है या नहीं है। फॉर एग्जांपल एक ग्रुप को नई मेडिसिन दी गई और दूसरे ग्रुप को प्लेसेबो मीन के कोई दवा नहीं दी गई, तो टी टेस्ट ये चेक करेगा कि क्या दोनों ग्रुप्स के रिकवरी टाइम में असल में फ़र्क है या सिर्फ एक रैंडम चांस की वजह से है। अगर प्रैक्टिकल यूज़ की बात की जाए तो क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए जहां एक नई मेडिसिन का पुरानी दवा से कंपैरिजन हो तो उसके लिए टी टेस्ट का यूज़ जो है वो होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं एनोवा टेस्ट की। एनोवा एनालिसिस ऑफ वेरिएंस कंपेयर द मीन्स ऑफ 3 और मोर ग्रुप्स टू डिटरमाइन इफ देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन देम, यानी कि ये टेस्ट तब यूज़ होता है जब 3 या ज़्यादा ग्रुप्स के एवरेजेस का कंपैरिजन करना हो। मीन एनोवा ये बताता है कि क्या इन ग्रुप्स के दरमियान कोई सिग्निफिकेंट फ़र्क है या नहीं, मीन कि ये मोर देन 2 ग्रुप्स के दरमियान होगा। और टी टेस्ट बिटवीन 2 ग्रुप्स के दरमियान जब हम कंपैरिजन करते हैं तो यूज़ करेंगे। अब एनोवा की एग्जांपल को देखते हैं कि 3 अलग अलग हॉस्पिटल के पेशेंट के रिकवरी टाइम्स का कंपैरिजन चेक करना हो तो एनोवा ये चेक करेगा कि क्या किसी एक हॉस्पिटल का रिकवरी टाइम बाकी 2 से बेटर है या फिर नहीं, या हेल्थ केयर सेटिंग में डिफरेंट ट्रीटमेंट मेथड्स को एक दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे, तो उसके लिए हम एनोवा टेस्ट का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं की स्क्वायर टेस्ट या ची स्क्वायर टेस्ट, आप इसको कुछ भी प्रोनाउंस करें। टेस्ट द एसोसिएशन बिटवीन 2 कैटेगोरिकल वेरिएबल्स, यानी ये टेस्ट 2 कैटेगोरिकल वेरिएबल्स के दरमियान ताल्लुक़ को एनालाइज करता है। इसका यूज़ करके ये समझा जाता है कि क्या 2 कैटेगरीज के बीच कोई रिलेशनशिप है या नहीं। फॉर एग्जांपल कि क्या स्मोकिंग और हार्ट डिजीज़ के बीच कोई ताल्लुक़ है। अगर वो ताल्लुक़ को आप एनालाइज करोगे तो आप की स्क्वायर या की स्क्वायर टेस्ट को जो है यूज़ करके वो उससे एनालाइज करोगे। या एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ जहाँ डिजीज़ और रिस्क फैक्टर के दरमियान ताल्लुक़ को देखा जाता है तो उसके लिए भी की स्क्वायर टेस्ट जो है उसका इस्तेमाल होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं रेग्रेशन एनालिसिस। रेग्रेशन एनालिसिस इज द मॉडल दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी एक वेरिएबल का दूसरे पर क्या असर है ये दिखाता है। रेग्रेशन एनालिसिस एक इक्वेशन बनाता है जो रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखना चाहते हैं कि शुगर इनटेक यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है का डायबिटीज़ यानी डिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या असर है, तो रेग्रेशन एनालिसिस ये बताएगा कि शुगर इनटेक बढ़ने पर डायबिटीज़ का रिस्क कितना बढ़ता है। मीन जब हम डिजीज़ प्रेडिक्शन और रिस्क फैक्टर को एनालाइज करते हैं तो उसके लिए रेग्रेशन एनालिसिस जो है वो यूज़ होगा। अगला जो हमारे पास टेस्ट है वो है मैन विटने यू टेस्ट। कंपेयर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 2 इंडिपेंडेंट सैंपल, यानी कि ये टेस्ट अब यूज़ होता है जब 2 इंडिपेंडेंट ग्रुप्स का डेटा कंपेयर करना हो लेकिन डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो नहीं करता। फॉर एग्जांपल मेल और फीमेल पेशेंट के रिकवरी टाइम्स का कंपैरिजन करना हो, अगर डेटा अनइवन हो या फिर आउटलायर हो मीन सही नहीं हो तो टी टेस्ट के बजाय हम मैन विटनी यू टेस्ट को यूज़ करेंगे। या प्रैक्टिकल यूज़ मीन एग्जांपल में आप इसको इस तरह समझ सकते हैं जब डेटा को सिमेट्रिक ना हो मीन एक दूसरे के साथ सिमिलर ना हो और सिंपल साइज जो है वो छोटी हो तो उसमें हम मैन विटनी यू टेस्ट जो है वो यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट है हमारे पास ये कौन सा टेस्ट है, क्रुस्कल वेलेस टेस्ट। कंपेयर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 3 और मोर इंडिपेंडेंट सैंपल, मीन ये टेस्ट हमारे पास तब यूज़ होता है जब 3 या ज़्यादा ग्रुप का कंपैरिजन करना हो और डेटा हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो ना करें। मीन 3 अलग अलग हॉस्पिटल के रिकवरी टाइम्स का कंपैरिजन जब डेटा का कंपैरिजन करना हो लेकिन जब डेटा उसका अनइवन हो, वो नॉर्मल ना हो या नॉन पैरामेट्रिक डेटा को एनालाइज करने के लिए जब हम टेस्ट यूज़ करते हैं तो वो क्रुस्कल वेलेस टेस्ट होगा। अब इसके बाद बात करते हैं विल्कोक्सन साइन रैंक टेस्ट। कंपेयर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 2 रिलेटेड सैंपल, यानी कि विल्कोक्सन साइन रैंक टेस्ट ये टेस्ट 2 रिलेटेड सैंपल के कंपैरिजन करता है और ये दिखाता है कि क्या दोनों सैंपल में कोई सिग्निफिकेंट फ़र्क है। फॉर एग्जांपल अगर एक पेशेंट का ब्लड प्रेशर दवा लेने से पहले और दवा लेने के बाद कंपेयर करना तो विल्कोक्सन टेस्ट चेक करेगा कि ये दवा लेने के बाद ब्लड प्रेशर में असल में फ़र्क आया या फिर नहीं। या फिर आप इसका एग्जांपल भी ये ले सकते हैं कि प्री और पोस्ट ट्रीटमेंट डेटा को जब हम एनालाइज करते हैं तो वो उसको हम विल्कोक्सन साइन रैंक टेस्ट से एनालाइज करते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं फिशर्स एग्जैक्ट टेस्ट। फिशर एग्जैक्ट टेस्ट
is the association between two categorical variable, especially when the sample size is small. यानी कि फिक्सचर एग्जैक्ट टेस्ट ये टेस्ट तब यूज़ होता है जब सिंपल साइज़ छोटा हो और दो कैटेगरीज के ताल्लुक एनालाइज करना हो। फॉर एग्जांपल, एक छोटी क्लिनिक के मेल और फीमेल पेशेंट के एलर्जी रिएक्शन को कंपैरिजन करना हो। अगर डेटा लिमिटेड हो तो फिशर एग्जैक्ट टेस्ट का यूज़ किया जाता है। प्रैक्टिकल में आप इसको यूज़ ले सकते हैं कि छोटी पॉपुलेशन की स्टडी के लिए जो टेस्ट यूज़ होता है वो फिशर एग्जैक्ट टेस्ट यूज़ होता है। तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे बात करते हैं स्टडी डिज़ाइन। तो स्टडी डिज़ाइन को जब हम समझते हैं तो उनको समझने के लिए इन्हें दो बड़े कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एक्सपेरिमेंटल और ऑब्जर्वेशनल। यानी कि हर कैटेगरी का अपना एक स्पेसिफिक पर्पस और अप्रोच होता है। तो इसमें एक्सपेरिमेंटल स्टडी डिज़ाइन की बात करते हैं तो इस डिज़ाइन में रिसर्चर ख़ुद एक्सपोजर असाइन करता है और उसके बाद आउटकम्स को मॉनिटर करता है। इसकी हमारे पास कुछ टाइप्स होते हैं जैसे कि रेंडमाइज क्लिनिकल ट्रायल और क्वासी एक्सपेरिमेंट। तो रेंडमाइज क्लिनिकल ट्रायल जिसमें रिसर्चर रेंडमली पार्टिसिपेंट को ग्रुप में डिवाइड करता है, जिसमें एक ग्रुप को ट्रीटमेंट दिया जाता है और दूसरे को ग्रुप को मीन कंट्रोल ग्रुप जो है वो रखा जाता है, उसको ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता। फॉर एग्जांपल कि एक दवा का मीन एक मेडिसिन का टेस्ट करना है और देखना है कि क्या इफेक्टिव है या नहीं। और क्वासी एक्सपेरिमेंट ये हमारे पास इसमें रेंडमाइजेशन नहीं होती मगर रिसर्चर ख़ुद इंटरवेंशन जो है वो करता है। तो इसमें बायसनेस के चांसेस भी ज़्यादा है। इसमें रिसर्चर जो है वो अपनी पर्सनल इंटरेस्ट को भी बीच में ला सकता है, फेवरेटिज्म नेपोटिज्म में भी इसमें आ सकती है। फॉर एग्जांपल, एक नई नर्सिंग स्ट्रेटजी को एक वार्ड में टेस्ट करना और उसका जो असर है वो एवेलुएट करना हो, तो ये हमारे पास क्वासी एक्सपेरिमेंट की एग्जांपल आएगी। अब नेक्स्ट हमारे पास जो ऑब्जर्वेशनल स्टडी डिज़ाइन है, तो इस स्टडी में मीन केस डिज़ाइन में रिसर्चर सिर्फ ऑब्जर्व करता है कि बिना किसी इंटरवेंशन के। ये फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड होता है, डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल। डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ जो है उसमें हम कंपैरिजन नहीं करते, मीन के इसके फिर आगे हमारे पास कुछ और भी सब टाइप्स है जैसे केस स्टडी या केस रिपोर्ट। तो केस स्टडी एक या दो पेशेंट के केसेस को डिटेल एनालाइज करना। फॉर एग्जांपल, एक पेशेंट के रेयर डिजीज़ को सिम्टम्स और ट्रीटमेंट के बारे में रिपोर्ट करना, तो ये केस स्टडी कहलाई जाती है। इसमें नेक्स्ट जो क्रॉस सेक्शनल स्टडी दी गई है, इसमें एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड पर डेटा कलेक्ट करके एनालाइज करना। फॉर एग्जांपल, एक सर्वे जो एक वक्त पर लोगों के बाद के ब्लड प्रेशर लेवल को मेजर करे। और लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ यानी कि एक ही ग्रुप को टाइम के साथ मॉनिटर करना और डेटा उससे कलेक्ट करना। और इकोलॉजिकल स्टडी हमारे पास वो होती है जिसमें पॉपुलेशन लेवल डेटा का एनालाइज करना, मीन कि एक सिटी के पॉपुलेशन और आसमा केसेस के दरमियान ताल्लुक को एनालाइज करना, तो ये हमारे पास इकोलॉजिकल स्टडी जो है वो आती है। और एनालिटिकल स्टडीज़ में हम जो है वो कंपैरिजन देखते हैं। इसमें हमारे पास टाइप्स में क्रॉस सेक्शनल स्टडी आती है। क्रॉस सेक्शनल स्टडी हमारे पास एक स्पेसिफिक वक्त पर कैटेगरीज़ को कंपेयर करना, जैसे स्मोकर्स और नॉन स्मोकर के लंग के हेल्थ का एक सर्वे करना, उसके ऊपर रिसर्च करना, तो ये क्रॉस सेक्शनल स्टडी में आएगी। नेक्स्ट केस कंट्रोल स्टडी यानी कि आउटकम के बेसिस पर ग्रुप बनाए जाते हैं और फिर एक्सपोजर जो है वो देखा जाता है। फॉर एग्जांपल, कैंसर पेशेंट यानी केसेस और हेल्दी इंडिविजुअल यानी कि दो ग्रुप्स में हम लेते हैं, केसेस और कंट्रोल ग्रुप। और फिर उनकी स्मोकिंग हिस्ट्री को एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं। फिर कोहॉर्ट स्टडी में एक्सपोजर के बेसिस पर ग्रुप बनाए जाते हैं और फिर उनके आउटकम जो है वो देखे जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्मोकर और नॉन स्मोकर का लंग कैंसर का रिस्क ओवर टाइम एनालाइज करना। इसके बाद कोहॉर्ट स्टडी के मज़ीद दो टाइप्स है, रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी और प्रोस्पेक्टिव स्टडी। रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी मीन जो प्रीवियस डेटा है उसको एनालाइज करना, मीन पिछले डेटा को जो है उसका जायज़ा लेना। फॉर एग्जांपल, पुराने मेडिकल रिकॉर्ड देखकर डिजीज़ और रिस्क फैक्टर का ताल्लुक समझना। और प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी हमारे पास वो स्टडी होती है कि आने वाले टाइम में लोगों को मॉनिटर करना, फॉर एग्जांपल हेल्थी लोगों को मॉनिटर करना और देखना कि किस ग्रुप को हर डिजीज़ जो है वो होती है या फिर नहीं होती। तो एक्सपेरिमेंटल स्टडी रिसर्चर जो है वो एक्सपोजर ख़ुद असाइन करता है और ऑब्जर्वेशनल स्टडी में वो सिर्फ ऑब्जर्व करता है। और ऑब्जर्वेशन में जो दो टाइप्स है, डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल। तो डिस्क्रिप्टिव में कोई कंपैरिजन नहीं होती, मतलब उसको किसी के साथ कंपेयर नहीं करते, जबकि एनालिटिकल में कंपैरिजन जो है वो होता है। तो आई होप कि आप लोगों को इसकी ओवरव्यू जो है वो समझ आ गई होगी। बाकी डिटेल एक्सप्लेनेशन तो मैंने इसमें नहीं बताई और आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। टी टेस्ट, स्टैटिस्टिकल टेस्ट, सैम्पलिंग और ये रिसर्च मेथोडोलॉजी की पीपीटीज थी। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो, कहीं पे आप लोगों को समझ नहीं हो, तो काइंडली कमेंट सेक्शन में आप लेके और हमारे एक व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया, क्योंकि वहाँ पे हम एमसीक्यू शेयर करते हैं, इसी पीपीटी से बनाते हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। तो आज के लिए काफ़ी था, इतना आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। इजाज़त दीजिए,
अपने इंस्ट्रक्टर हिलालुर रहमान को। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नए लेक्चर, नई एनर्जी और नए लेक्चर के साथ। एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।